नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल दोस्तों 35 क्वेश्चन हैं। खेल से इस बार 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 क्वेश्चन हैं। स्थान से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 4 हैं। रक्षा से 5 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 हैं। योजना से इस बार 2 क्वेश्चन हैं और लास्ट में विविध से 6 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35 क्वेश्चन है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की करते हो, एसएससी की करते हो, डिफेंस क्षेत्र की करते हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो 35 क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए हर वीक पिछले सप्ताह के। तो शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। फर्स्ट में देखेंगे हम खेल के क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है खेल के इस बार। तो पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस शहर में पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, कोलंबो, नई दिल्ली, ओवल और मेलबर्न। तो पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है, उसका जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन आपका बी राइट होगा दोस्तों, राजधानी दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है। मेज़बानी की बात करें दोस्तों, तो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। 11 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। भारत और श्रीलंका दोनों इसमें संयुक्त रूप से मेज़बानी कर रहे हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जो आयोजन समिति के अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी, ये इस उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, ये भारत के नई दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजन किया जाएगा और श्रीलंका के कोलंबो शहर में इसका आयोजन किया जाने वाला है। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से फर्स्ट दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी कर रहे हैं। ठीक है, 11 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और जो आयोजक हैं इसके, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया यानी कि CABI, इसका आयोजन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य की बात करें तो साहस, कौशल, समावेशिता और महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाना है। ठीक है, इसमें 6 टीमें भाग ले रही है, जिसमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 6 टीमें हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारत और श्रीलंका इसकी संयुक्त रूप से मेज़बानी कर रहा है। उद्घाटन कहाँ हुआ है इसका? नई दिल्ली में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सम्राट राणा ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सम्राट राणा ने। कांस्य है, रजत है, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, गोल्ड मेडल। आयोजन की बात करें तो मिस्र की राजधानी कायरा में इसका आयोजन किया गया था और सम्राट राणा ने व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल तरीके से ये जो एयर पिस्टल में खिताब जीता है, ये पहले भारतीय हैं ये पदक जीतने वाले। इनका स्कोर जो फाइनल में रहा है वो 243.7 का स्कोर रहा है और जो कि चाइना के जो थे हुकाई, उनका 243.3 रहा था। काफ़ी कम अंतर से इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सम्राट राणा इस ओलंपिक इवेंट में यानी कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत विश्व चैंपियन बनने वाले ये पहले भारतीय पिस्टल शूटर बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टूर्नामेंट में वरुण तोमर और श्रवण कुमार के साथ मिलकर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता है। मिस्र टीम में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, उन्होंने ईसा सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको टिक करना है। क्या है? ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है?
तो ऑप्शन आपका दोस्तों राइट होगा ए, जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर जो हैं, जो दूसरी सीड प्राप्त हैं, इटली के खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 स्पेन के कौन है, कार्लोस अलकराज को हराकर लगातार दूसरे साल एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। इसके अलावा बात करें हम जेनिक सिनर की, तो जेनिक सिनर जो दूसरी सीड प्राप्त हैं, इटली के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल एटीपी फाइनल्स जीता, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स जीता, वियना ओपन जीता, चाइना ओपन जीता, विंबलडन जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं और चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन चारों में ये फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें 2 विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने अपने नाम किया है। तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी एटीपी फाइनल्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। वे किस खेल से संबंधित है? मंजू बाला, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा जो है उसने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है इनके खेलने पर। तो ये किस खेल से संबंधित है मंजू बाला? टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन या फिर हैमर थ्रोवर। तो किससे है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा इसमें, हैमर थ्रोवर से संबंधित है। भारतीय हैमर थ्रोवर मंजू बाला, जो कि 2014 में इंचियोन एशियन खेलों की कांस्य पदक विजेता भी हैं। ये 2014 में इंचियोन एशियन खेल जो हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने एडीडीपी ने प्रतिबंध पदार्थों के सेवन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो 5 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है मंजू बाला पर। ये हैमर थ्रोवर है जो कि 2014 में इंचियोन एशियन खेलों में भारत की ओर से इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, जिनका शुभंकर, खम्मा और घनी चुना गया है? तो राजस्थान, बिहार, गोवा या फिर लद्दाख में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। इसका जो शुभंकर है उसको लॉन्च कर दिया गया है, खम्मा और घनी को। ठीक है, आयोजन की बात करें तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाने वाला है और ये गेम राजस्थान के 7 जिलों में यानी कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर शहरों में इसका आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, राजस्थान खेल मंत्री जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उन्होंने गेम्स के शुभंकर जो है खम्मा और घनी का अनावरण किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2025 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर है वो क्या है? खम्मा और घनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? नीदरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड या फिर ए और बी दोनों। तो विश्व कप 2026 जो हॉकी का है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसकी घोषणा हो गई है। तो इसमें इस बार दोस्तों नीदरलैंड और बेल्जियम यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी राइट है। नीदरलैंड और बेल्जियम इसकी संयुक्त रूप से मेज़बानी करने वाले हैं, जिसका आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक किया जाना है। ठीक है, प्रस्तावित हो गया है ये नीदरलैंड और बेल्जियम में। पहली बार बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों के टूर्नामेंट की सह मेज़बानी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी घोषणा हो गई है, 15 से 30 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा नीदरलैंड और बेल्जियम में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड जो सीरीज है उसमें पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? कुशाल दलाल ने। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय तीरंदाज कुशाल दलाल ने पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज, अमेरिका के हैं ये, पूर्व विश्व नंबर 1 स्टीफन हेंसन को डबल शूट आउट में हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। तो कुशाल दलाल हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट में जो गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने ये विश्व के पूर्व नंबर 1 तीरंदाज थे स्टीफन हेंसन जो कि अमेरिका से हैं। इनको रोमांचक मुकाबला हुआ था जिसमें डबल शूट आउट में हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। इस टूर्नामेंट की दोस्तों आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन स्ट्रेसेन
लग्जमबर्ग जो देश है वहाँ पर इसका आयोजन 14 से 16 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। और इस इवेंट में इंडोर तीरंदाजी वर्ल्ड सीरीज का एक हिस्सा है, जिसमें तीरंदाज 18 मीटर की दूरी पर निशाना लगाते हैं। और जीटी ओपन इस सीरीज के प्रमुख 250 पॉइंट टूर्नामेंटों में से एक है। भारत को इस गोल्ड मेडल के अलावा भारत के जो गणेश मणि रत्नम तिरुवमरु है, उन्होंने अंडर 21 पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में ब्रोंज मेडल भी हासिल किया है। ठीक है, तो कुशाल जो है दलाल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 7 क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे हम प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? सुरक्षा सचिव का तो ऑप्शन है आशीष कुमार, नमन गुप्ता, पराग जैन या फिर वीरेंद्र सिंह। तो सुरक्षा सचिव का जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वो किसे सौंपा गया है? ऑप्शन सी राइट होगा आपका, पराग जैन को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करें दोस्तों पराग जैन जी की, तो ये पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं और वर्तमान में ये जो रो है हमारी, उसमें ये सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इनको जो है सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करें हम रो की दोस्तों, तो रो जो है वो उसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में पड़ता है। क्या कार्य करती हैं ये एजेंसी? विदेशी खुफिया जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो ये भारत की सुरक्षा और विदेशी नीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंसी है रो। और इसका जो अभी जो पराग जैन जी थे इसमें कार्यरत थे, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है सुरक्षा सचिव के रूप में। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स यानी कि OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संदीप वर्मा, अनिकेत मेहता, शैलेंद्र चंद्रा या फिर रजनीश मिश्रा का। तो OICA में जो है पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस तो किसे किया गया है देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, शैलेश चंद्र जी को OICA यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस पद पर यानी कि इस अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय भी हैं। स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1919 को हुई थी पेरिस में। और ये दुनिया भर के 36 देशों की ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करती है। यह संस्था मोबिलिटी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और रेगुलेशन जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ठीक है, तो शैलेश चंद्र जी हैं जो पहले भारतीय अध्यक्ष हैं जिसको इस पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में सालूमरदा थिमक्का का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो गायिका से, वैज्ञानिक, इतिहासकार या फिर पर्यावरणविद। तो सालूमरदा थिमक्का जी हैं, उनका निधन हो गया है। वो एक पर्यावरणविद थी, पर्यावरणविद। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये कर्नाटक के तुमकुरू जिले की निवासी थी और इनको भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इन्होंने दोस्तों कुदूर से लेके हुलेकल के बीच राज्यमार्ग जो 94 पड़ता है स्टेट हाईवे, उस पर 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। और उन बरगदों की पेड़ का जो इन्होंने देखरेख की थी वो एक बच्चे के समान की थी। इस वजह से भारत सरकार ने 2019 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा था। ठीक है, अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया है। आगे बढ़ेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के स्थान से संबंधित क्वेश्चन का। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने CII यानी कि साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, विशाखापत्तनम, पटना या फिर मुंबई में। तो उपराष्ट्रपति जो हैं CP राधाकृष्णन जी, उन्होंने CII का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है, देख सकते हैं आप। और बात करें
संस्करण की तो 30 नंबर का संस्करण था ये। क्या विषय था इस बार? टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड, एक नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन। उद्देश्य की बात करें तो व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा तय करना है। ठीक है, 30वें नंबर का ये संस्करण था दोस्तों। CII पार्टनरशिप समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया गया है? 44 नंबर का संस्करण है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, भोपाल या फिर जयपुर में। तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा इसमें, नई दिल्ली में। इस बार का जो विषय है दोस्तों वो एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया है। स्थान की बात करें तो भारत मंडपम जो प्रगति मैदान है नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका शुरुआत हो चुका है। 14 से 27 नवंबर तक ये चलने वाला है। और संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है? 44वां। ठीक है, आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो विषय था वो क्या था? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना, चेन्नई, गुवाहाटी या फिर नासिक में। तो भारत का पहला रिवर टर्मिनल है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा इसमें, गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, इसके साथ साथ वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, इनकी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका जो नाम दिया गया है वो गेटवे टर्मिनल और जेटी इसको नाम दिया गया है, जो कि असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। ठीक है, जो कि भारत का ये पहला रिवर टर्मिनल है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम या फिर उत्तराखंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 13वां संस्करण है दोस्तों, वो कहाँ आयोजन किया गया है? उसका ऑप्शन आपका सी राइट होगा, सिक्किम में। उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। और इस बार जो बात करें संस्करण 13वां नंबर का ये संस्करण था। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए एक एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। तो 13वां इंटरनेशनल टूरिज्म जो मार्ट है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? सिक्किम में। आगे बढ़े, हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 3 मेगावाट क्षमता है इसकी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, इसका उद्घाटन किया गया है वो किस शहर में किया गया है? चंडीगढ़, पटना, नोएडा फिर भोपाल में। तो कहाँ किया गया है दोस्तों बताइए? ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा दोस्तों, नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, स्थान की बात करें तो NTPC नेत्रा जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री जो हैं भारत सरकार के मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्या उद्देश्य के साथ में इसका उद्घाटन किया गया है? दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण और नवीनीकरण ऊर्जा एकीकरण के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो है ये पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। आगे बढ़ेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के पुरस्कार का। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य जो मिला है हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र को। तो किसको मिला है? ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा दोस्तों, महाराष्ट्र को जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में इसका घोषणा की गई थी। और पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, संस्करण की बात करें तो 6 नंबर का ये संस्करण था पुरस्कार का जो है। और ये जो इस बार जो मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो ये इसका जो पुरस्कार का जो आयोजन किया गया था वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा महाराष्ट्र
सरकार को 2024 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ देते हैं। हाल ही में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार नितिन कुशलप्पा MP, सुरेश गोविंदराव सावंत, नयना अदाकार और सुशील शुक्ला। तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा हो गई है। तो किसे मिला है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा दोस्तों, सुशील शुक्ला जी को। प्रदाता जो संस्था है वो साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। त्रिवेणी सभागार, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये पुरस्कार स्वरूप जो राशि है दोस्तों 50,000 और एक कांस्य पट्टिका दी जाती है। सम्मानित जो भाषा है 24 भारतीय भाषा, यानी कि भारत की 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार जो है दोस्तों वो सुशील शुक्ला जी को हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अध्यक्षता की बात करें तो माधव कौशिक जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष हैं। और उद्देश्य की बात करें तो बाल साहित्य में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करना है। तो हिंदी का जो बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का है वो किसे मिला है? सुशील शुक्ला जी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025। तो नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, सलमान रुश्दी पर मासाकी काशीवारा। तो किसे मिला है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, सलमान रुश्दी। ठीक है। लेखक हैं ये। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ साथ अपने लेखन के माध्यम से शांति को बढ़ावा भी देते हैं। इसमें हर साल काल्पनिक, गैर काल्पनिक कहानियाँ और लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि आजीवन उपलब्धि की अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो ये जो शांति का जो पुरस्कार है दोस्तों, डेटन शांति पुरस्कार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। और इस बार जो मिला है वो किसे मिला है? सलमान रुश्दी को। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको टिक करना है। बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है बताइए। ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, डेविड सेजले। डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं ये डेविड सेजले। उनके उपन्यास जो है फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इसमें 50,000 पाउंड की राशि और ट्रॉफी दी जाती है, जो कि ये हंगरी के निवासी हैं। इस बार जो इनको पुरस्कार मिला है वो इनका उपन्यास है फ्लैश के लिए डेविड को 2025 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे। अब बात करते हैं रक्षा से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के रक्षा से संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? गरुड़ 2025 जो है वो सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच ये शुरू किया गया है? तो रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो गरुड़ जो है दोस्तों वो भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। बात करें दोस्तों इस अभ्यास की, तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो फ्रांस में माउंट डी मरसम एयर बेस जो फ्रांस में पड़ता है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये 16 से 27 नवंबर तक चलने वाला है। ठीक है। भारतीय बात करें तो भारतीय इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी बल की बात करें तो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, ये संयुक्त रूप से इसकी जो है अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस में। और इसमें जो है भारत का Su-30 MKI और जो फ्रांस का है वो तसीम है। मुख्य रूप से जो विमान शामिल किए गए हैं वो भारत का Su-30 MKI है और फ्रांस का कौन सा है? तसीम। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना और रक्षा साझेदारी को मजबूत करना। तो इस प्रकार से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि गरुड़ जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच आयोजन किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो ये गरुड़ है इसमें भारत की कौन सी सेना सम्मिलित हुई थी, यानी कि कौन सी सेना द्वारा ये अभ्यास किया जाता है? तो इंडियन एयर फोर्स द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस स्थान पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? जोधपुर, पटना, मुंबई या फिर ग्वालियर में? तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल द्वारा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन की जो इकाई है वो शुरू की है। वो कहाँ से की है? ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये शुरू की है। इकाई का नाम जो है वो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन रखा गया है और इसमें बीएसएफ अकादमी में स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में इसका प्रशिक्षण होने वाला है। उद्देश्य की बात करें तो हवाई निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और अन्य सुरक्षा अभियानों में महिला कर्मियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो ये महिलाओं की बटालियन होगी एक तरीके से। ये जो इसका नाम रखा गया है वो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन रखा गया है, बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, हाल ही में 6ठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर मालदीव? तो किस देश के साथ में ये भारत अभ्यास करता है? वियतनाम के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विनवेक्स जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच में। ठीक है, तो आयोजन की बात करें, हनोई वियतनाम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो भारत का रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और वियतनाम की पीपुल्स आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फुंग सी तान ने की है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अंतर संचालितता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इसका जो आयोजन है वो वियतनाम में किया जा रहा है, हनोई में। ठीक है, 6 नंबर का है ये विनवेक्स। संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है ये? संस्करण भी पूछ लिया जाता है, तो 6ठे नंबर का ये संस्करण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्माशिरा अभ्यास कहाँ किया गया है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर बिहार में? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा सी, गुजरात में। भारतीय सेना ने गुजरात के रण और सर्किट सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्माशिरा इसका आयोजन किया गया है। जो ये एक्सरसाइज है दोस्तों, ये त्रिशूल अभ्यास जो है उसके तहत इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो जल थल वायु संचालन, बहुडोमेन तालमेल और नई तकनीकों का परीक्षण करना था। काफ़ी ज़्यादा युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। अरुणाचल साइड में भी चल रहा है, इधर राजस्थान बॉर्डर पे भी हो रहे हैं, गुजरात बॉर्डर पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? मित्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, मैत्री या धर्म गार्जियन? तो भारत और श्रीलंका के बीच तो कौन सा होता है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, मित्र शक्ति। ठीक है, आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कर्नाटक में फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है। और संस्करण कौन सा है? ये 11वां नंबर का संस्करण है, जो कि 10 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, भारत की जो रेजिमेंट है वो राजपूत रेजिमेंट है, जिसमें 170 सैनिक शामिल हैं और श्रीलंका की रेजिमेंट है वो गजाबा रेजिमेंट है, उसमें 135 सैनिक शामिल हैं। संयुक्त रूप से इसका जो अभ्यास है ये, इसका नाम मित्र शक्ति है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। और इस बार जो ये 11 नंबर का जो संस्करण है वो कर्नाटक में किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और परिचालन समन्वय को सुदृढ़ करना है। तो जो मित्र शक्ति अभ्यास है वो किस किस के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा गया है? तो इसरो को पहला मानव रेटेड जो विकास इंजन है जिसका नाम है L-110 वो सौंपा गया, वो किस द्वारा सौंपा गया है? ऑप्शन आपका सी राइट आएगा, गोदरेज एरोस्पेस द्वारा ये सौंपा गया है। ठीक है, मानव रेटेड विक्रम इंजन है जो L-110 स्टेज है इसका नाम। और विकासकर्ता की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया? गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण। और मुख्यालय की बात करें तो इसरो की कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। आगे देखेंगे,
हाल ही में दृष्टि नामक AI आधारित फ्रंट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय रेलवे, सीमा सुरक्षा बल, इसरो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा। तो दृष्टि नाम का AI आधारित फ्रेट जो वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा ए, भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, इंडियन रेलवे द्वारा इसको बनाया गया है। ये जो दोस्तों ये एक AI आधारित माल डिब्बा लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से आप जो माल ट्रांसफ़र होता है, सामान जो ट्रांसफ़र होता है रेलवे के माध्यम से, मालगाड़ी के माध्यम से, वो जो है उसके गेट के ऊपर एक ये रियल टाइम सेंसर जो लगाया जाएगा कैमरे के माध्यम से। इससे उसके साथ जो छेड़छाड़ी होगी, अनलॉक किया जाएगा तो उसकी तुरंत जानकारी है, अपने जो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा इसका, वहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। इससे जो चोरी होता है सामान, उसको रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी और सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दृष्टि नाम का AI आधारित ये फ्रेट वैगन लॉकिंग सिस्टम है जो कि भारतीय रेलवे द्वारा इसको बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा किस देश ने की है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर रूस? पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला किसने घोषणा की है? तो ये अपना देश भारत। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत ने घोषणा की है कि 6000 फीट के नीचे ये अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई जाएगी और ये हिंद महासागर है, वहाँ पर इसकी बनाने का घोषणा की गई है। ठीक है, परियोजना का जो उद्देश्य है वो गहरे समुद्र में उन्नत अनुसंधान और वैज्ञानिक अन्वेषण को आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, तो ये विश्व की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला होने वाली है जो कि भारत कर रहा है 6000 मीटर नीचे समुद्र में, और हिंद महासागर जो वहाँ पर इसका शुरू होने वाला है। ठीक है, आगे करते हैं बात क्वेश्चन नंबर, योजना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। योजना का पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार या फिर पंजाब? बताइए कौन सा बना है? ऑप्शन आ दोस्तों आपका इसमें राइट होगा डी, पंजाब। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसरो इस सीमावर्ती राज्य की देश के किसी भी स्थान से लाइव निगरानी की जा सकेगी। ठीक है, इससे जो है सीमावर्ती जो राज्य है उससे देश के किसी भी स्थान से लाइव निगरानी की जा सकती है। उद्देश्य की बात करें तो देश की सभी ग्राम पंचायतों के अलावा घरों और संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो देश का ये पहला राज्य है पंजाब जो कि ये भारत नेट योजना है उसको राज्यव्यापी रूप से लागू करने वाला है। आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस देश में पुनातसांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मालदीव, श्रीलंका, भूटान या फिर अफगानिस्तान? तो किस देश में ये जल विद्युत परियोजना है उसका उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, भूटान में। मोदी जी भी भूटान दौरे पर थे, वहाँ पर इस जो योजना है पुनातसांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने 1020 मेगावाट की जो ये योजना है उसका परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है, देख सकते हैं आप। और ये जो है मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए कहाँ गए थे? भूटान में। आगे बात करेंगे, लास्ट पार्ट है दोस्तों करंट का अपना विविध का। पहला सवाल देखते हैं आज के विविध में। हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, शेफाली वर्मा, प्रीतिका रावल या फिर मनु भाकर? हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो किसे बनाया गया है? शेफाली वर्मा। फाइनल की चैंपियन शेफाली वर्मा जी, जो कि मैन ऑफ द मैच मिला था इनको फाइनल में। इनको मुख्यमंत्री ने द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का चेक और ए ग्रेड खेल का उन्नयन प्रमाण पत्र भी दिया गया है। महिला खेलों में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह घोषणा हरियाणा राज्य की महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया जी, हरियाणा
राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया जी। इनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि शेफाली वर्मा जो हैं उनको महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांट डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? पहला स्वदेशी क्वांट डायमंड माइक्रोस्कोप तो किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने। ठीक है, विकसित करने वाला जो है वो IIT बॉम्बे है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्वांट डायमंड माइक्रोस्कोप एक उन्नत क्वांट सेंसिंग उपकरण है जो हीरे में मौजूद नाइट्रोजन वैकेंसी या केंद्रों की मदद से सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का सटीक पता लगाता है। ठीक है, तो ये पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड जो है माइक्रोस्कोप, इसको लॉन्च किसने किया है? IIT बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तुंगबुक और फुमटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र को GI टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य से संबंधित है? तुंगबुक और फुमटोंग, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा सी, सिक्किम से संबंधित है। भारत सरकार ने 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र तुंगबुक और फुमटोंग पुलित इनको GI टैग दिया है। ठीक है, तुंगबुक की बात करें दोस्तों, यह एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है और फुमटोंग पुलित की बात करें तो यह एक बांस की बांसुरी है। इन दोनों को सिक्किम का है ये, इन दोनों को भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है? तो ये बिहार के जो इलेक्शन थे वो समाप्त हो गए हैं, तो किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं? ऑप्शन आपका इसमें बी होगा, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सर्वाधिक सीटें जीती हैं 89। ठीक है, इसके बाद जो है जनता दल यूनाइटेड का जो JDU है उसके नीतीश कुमार जी का 85 आया है। राष्ट्रीय जनता दल RJD की बात करें तो 25 सीटें आई हैं और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान जी की बात करें तो 19 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो अभी इनका मुख्यमंत्री जो है बिहार का वो भी उसकी घोषणा नहीं हुई है। जैसे अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे किसके मुख्यमंत्री बनाया गया है। उम्मीद करता है अभी कुछ दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री भी बनने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में लद्दाख में बने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया है? लद्दाख में बने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एयरबेस का जो नाम है वो मूड न्योमा एयरफोर्स स्टेशन है। पूर्वी लद्दाख LAC से 23 किलोमीटर के पास में ही ये जो एयरबेस है बनाया गया है। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह। उन्होंने 13,700 फीट की ऊंचाई पर बने 2.7 किमी लंबे रनवे पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर इस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया है। ठीक है, तो इसका अभी उद्घाटन हो गया है, अभी ये चालू हो गया है दोस्तों। जो मूड न्योमा एयरफोर्स स्टेशन है लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो 6, 8, 10 या फिर 12। तो प्रोजेक्ट चीता जो है उसके तहत 8, बी ऑप्शन सही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को बोत्सवाना ने 8 चीते मिलने जा रहे हैं। ठीक है, ये घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बोत्सवाना जो राजकीय यात्रा थी उसके दौरान की गई थी कि भारत को 8 चीते मिलने वाले हैं बोत्सवाना देश से हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।